जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आपका हरि सिंह सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है वीडियो देखने के लिए। आप इस चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं रोज़ आपके पास कोई ना कोई समाचार कहीं से न कहीं से भी जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कहीं से भी जो भी इंटरनेट के माध्यम से जो भी मिलता है मैं आपके पास बेहतर रहता हूँ। तो आज जो है एक तो बात करते हैं भाई कि ये लोकसभा में बिल पारित हुआ है जिसके बारे में कि बैंक अकाउंट में एक नहीं 4 नॉमिनी बना सकेंगे, इसके बारे में समझते हैं। दूसरा है एक जो है फैमिली पेंशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो है जीत हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा है कि टर्म्स कंडीशन के बारे में, टर्म्स कंडीशन जो लगा था ये सर्कुलर नंबर 555 में, तो अभी जो टर्म्स कंडीशन में जो है बदलाव किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और काफ़ी लोगों को जो है, विशेषकर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट को, इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है इसमें, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो चलते हैं। अभी देखो, सबसे पहले जो है आप इस वीडियो में बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी बात करते हैं। देखो, ये लोकसभा बैंकिंग बिल पारित किया है। इसमें जो है बैंकिंग का लोकसभा में क्या है कि अभी बैंक अकाउंट में एक नहीं 4 नॉमिनी बना सकेंगे। तो जो है जैसे किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या लड़का है और पुत्र वधू है, बेटी है, तो सभी को जो है वो अपना नॉमिनी बना सकते हैं। अभी 4 नॉमिनी होंगे, क्योंकि ये इस कारण से हुआ है कि जैसे बुढ़ापे में या किसी कारण से भी, दुर्घटना के कारण, किसी कारण से भी, किसी की भी, ये तो प्राकृतिक चीज़ है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर आदमी अचानक से या किसी कारण चला जाता है और उसका काफ़ी पैसा बैंक में रह जाता है, और रहने के बाद में जितने भी उसके बेटा बेटी जो भी हैं, 2 बेटे हैं तो 2 बेटे, या बेटा भी है, बेटी भी है, सब है, तो सब जो है उसके अधिकार बन जाते हैं। पैसा काफ़ी अच्छा होता है, पैसे के लिए तो लोग जो है सबका मन ललचा जाता है। तो उसके बाद में सभी दावा करने लग जाते थे बैंक में। अब बैंक के पास समस्या आई कि भाई हम दें किसको। बेटा बोलेगा मैं इसका वास्तविक है, दूसरा बेटा बोलेगा मुझे मिलना चाहिए, बेटी बोलेगी मुझे मिलना चाहिए, या कोई भाई या कोई जो भी है बोलेंगे हमें मिलना चाहिए इसका, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो है अब ये संसद में के सत्र में बैंकों के सामने काफ़ी समस्या आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता और विपक्ष के टकराव के कारण 1 हफ्ते तक बाधित रही कार्यवाही मंगलवार को 7वें दिन सुचारू रूप से चली, और वहीं लोकसभा ने बैंकिंग कानून विधेयक को पारित कर दिया, ठीक है। तो इस बिल में जो है प्रावधान है कि खातों में 4 लोग नामित किए जा सकेंगे। खाताधारक की मृत्यु के बाद खाते में जमा रकम को सभी नॉमिनी निकाल सकेंगे। जैसे 4 हैं तो चारों मिलकर के उसको निकाल सकेंगे, और चारों को वो बराबर जो नॉमिनी करके जाएगा कि भाई इसको 60% मिलना चाहिए, इसको 50% मिलना चाहिए, या इसको 25% मिलना चाहिए इसको, तो उसके हिसाब से जो नॉमिनी में उसको लिख के जाएगा उसके हिसाब से उनको पैसा मिल जाएगा। तो बिल का मकसद जो है बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन और ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाना है। बिल में सहकारी बैंकों में निर्देशकों के कार्यकाल को 8 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया है। बैंकों को अपने ऑडिटरों का पारिश्रमिक तय करने का अधिकार भी देने जैसा प्रावधान भी किए गए हैं, ठीक है। बाकी ये तो संसद की कार्रवाई है, इसमें कोई ज़्यादा हम वो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये सभी के लिए, खाताधारक के लिए ज़रूरी है और अच्छी बात भी है। अपने नॉमिनी पहले भर दो उसमें। अब जैसे कि पहले तो क्या है कि पेंशन
ईयर पेंशन लेता था, उसके बाद में उसकी वाइफ नॉमिनी होती थी। और अभी जो है वाइफ और पेंशन ज्वाइंट अकाउंट हो गया है, अभी सभी ने अपनी वाइफ के साथ में पेंशन ज्वाइंट अकाउंट करा दिया है। नहीं करा देंगे तो डीएसपी अकाउंट उसमें करा देना चाहिए सभी को। तो अगर करा दिया तो अच्छी बात है, और नहीं तो करा भी देना चाहिए। तो अगर दोनों ज्वाइंट हो गया, दोनों का ज्वाइंट हो गया, उसके बाद उसके अलग से 4 नॉमिनी या 2 नॉमिनी 3 नॉमिनी जो आप कराते हो वो आप करा सकते हो। तो ये है समाचार, तो इसके लिए मैं आपको बता दिया हूँ। अगला है, ये तो बैंकों का वही है, इसी के बारे में दिखा रखा है, ठीक है नहीं। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, बता ही दिया है। खाते में एक अन्य व्यक्ति की जगह 4 लोगों को होगा, तो ये दिखा दिया है बैंक में नॉमिनी होंगे। और ये तो पे कमीशन का है, वो बाद में चलते हैं। 8वें वेतन आयोग जो कब बढ़ेगा, अभी तो मंत्रालय ने दिया जवाब। तो अब जो 8वें वेतन आयोग के बारे में जो था कि चर्चा चल रही कि भाई अभी जल्दी ही नए साल में तोहफा मिल जाएगा और जल्दी ही गिफ्ट देगी सरकार। लेकिन तो इसके लिए जो है राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर अपडेट देते हुए कहा है कि फिलहाल इसके गठन के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने 3 दिसंबर को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह बात कही है। राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा था कि क्या सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग के बारे में घोषणा करने पर विचार कर रही है। बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने की संभावना है। तो अब उन्होंने बोला है कि इस पर जो है अभी सरकार को विचार नहीं कर रही है, लेकिन हो सकता है चलो सरकार को तो करना ही पड़ेगा। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो 10 साल के बाद में कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर सरकार इस पर लेट करना चाहती है तो उससे पहले क्या है, डीए को मर्ज करना पड़ेगा, ताकि जो है पेंशन कर्मचारियों को और पेंशन को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो 50% डीए को मर्ज करना पड़ेगा, जैसे भी है, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। एक बार तो डीए जो है बहुत ज़्यादा पहुंच गया था, उसके बाद 100 से 200 के ऊपर एक बार तो ऐसा चांस आया था कि डीए 200 पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद 100% को मर्ज करना पड़ा था हमारे सर्विस के दौरान, हमारे को याद है एक बार, ठीक है नहीं। तो डीए को मर्ज करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद अगर, क्योंकि हो सकता है, देखो सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी, हो सकता है सरकार लेट इस पर विचार करे, और हो सकता है अगले इलेक्शन तक कहीं मतलब काफ़ी खींच के ले जाए 27-28 तक, ताकि उसकी घोषणा हो। लेकिन देना तो पड़ेगा 1 जनवरी 2026 से ही, चाहे वो 27 में इसको डिक्लेयर कर दें पे कमीशन ज़्यादा लेट ले करके, लेकिन देना पड़ेगा 1 जनवरी 2026 से देना पड़ेगा। तो वो सरकार की मर्जी, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो अपडेट दिया है ये मैंने आपको बता दिया है। अगला है ये तो वो क्वेश्चन के जवाब में है, ये वही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लोकसभा की कार्रवाई है विद द मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस, वो हिंदी में मैंने आपको बता दिया है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेदर कम्युनिकेशन इज, तो ये उनका जवाब है। और इसमें ये जो पहला है, इन सब का जवाब जो है ए और बी का जवाब ये था कि भाई इज सो डिटेल देयरफॉर, मतलब क्या सरकार जो है इसको गठित कर रही है तो कब कर रही है, और उसका क्या फैक्टर होगा, क्या फरवरी में कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है नहीं। तो उसके बाद में इसके फैक्टर वगैरह पूछा था, तो इसलिए इन्होंने दे दिया नो सच प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये ना 8th पे कमीशन, 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोल रहा है अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, तो फिर सी और डी के लिए तो कोई जवाब की इच्छा नहीं रहेगी। तो ये तो चलो ठीक हो गया। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन में मिली गुड न्यूज़ सरकार ने कर दिया साफ, तो बता दिया कि भाई अभी नहीं करेंगे। ये पहले गुड न्यूज़ थी, लेकिन अभी जो है बता दिया कि भाई अभी जो है इसके लिए कुछ पता नहीं है। तो आगे जैसे होगी कोई मीटिंग होगी, कमेटी होगी, तो उसके बारे में जो है होगा वो बता देंगे, क्योंकि पहले से कोई घोषणा करना कोई इसके लिए कोई फायदा वाली चीज़ें नहीं है। अब जो है ये जो है एक था कि एक महिला है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको खर्चा देने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक रहा था, उसमें शामिल रहे सैनिक की विधवा को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। तो इसमें क्या था कि भाई ऑपरेशन रक्षक में सैनिक जो है शहीद हो गया था, और उसकी जो तनख्वाह वगैरह, उसका बकाया वगैरह जो भी था, उसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, क्योंकि AFT ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया था, लेकिन सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो इसके पास जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई सेना को
इस प्रकार से एक विधवा को इस प्रकार से नहीं घसीटना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, और उसके प्रति जो है सहानुभूति रखनी चाहिए थी। ठीक है, तो न्यायमूर्ति अभय सिंह अशोका की अध्यक्षता वाली पीठ सशस्त्र बल न्यायिक AFT के उस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। मतलब जो AFT ने फैसला दिया था वो विधवा के पक्ष में दिया था, सैनिक की विधवा के पक्ष में AFT ने, और सरकार उसके खिलाफ जो है, केंद्र सरकार जो है उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रही थी, जिसमें सैनिक की पत्नी को उदारीकृत परिवार पेंशन जो पारिवारिक पेंशन उसका लाभ देने की बात कही गई थी, उदारीकृत जो उसके लिए कही थी, जिसमें न्यायमूर्ति AG महेश की अमिलते ने कहा कि हमारे विचार में इस तरह के मामले में कि प्रतिवाद जो विधवा को इस अदालत में नहीं घसीटना चाहिए था तथा अपीलकर्ताओं के निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को सेवा के दौरान मारे गए एक मृतक सैनिक की विधवा के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए थी। केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि AFT के फैसले को अधिकतम 3 महीने के भीतर लागू किया जाए और प्रतिवादी प्रतिधिकारियों को 2 महीने के भीतर विधवा को 50,000 रुपये की लागत का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। तो ये एक उसके लिए है फैमिली पेंशन के में उसमें, और ये सुप्रीम कोर्ट का वो है, इसको ज़्यादा करेंगे। अब था कि हमारा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, ये जो है इस प्रकार से था, ये अलग अलग जैसे दिया हुआ, इसमें सिपाही का दिया हुआ है ये 20 साल, उसके बाद में यहाँ से डेट से 22 साल, इस प्रकार से ऑनररी नायक का दिया हुआ है 20, 22, 24, ठीक है नहीं। नायक का दिया हुआ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भाई इतने साल तक इसको पेंशन का फ़ायदा मिलेगा, इतने साल तक का, उससे ज़्यादा नहीं करता। तो नायक का दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, ऑनरी हवलदार का दिया है, इसमें ये हवलदार का दिया है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से दिया है, ये सूबेदार का है। अब इसमें कहानी क्या थी, इसको अभी बदली करना पड़ा है गवर्नमेंट को, क्योंकि इसमें यह थी कि अभी तक तो इसके लिए ऊपर किसी प्रकार का पे कमीशन इतने आए, बहुत पे कमीशन भी आए, ORP 1 भी आई, ORP 2 भी आई, लेकिन उनमें पेंशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं हुआ था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से अभी ORP 3 में क्या हुआ कि जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट था, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन जो है 32.5 साल 32.5 साल से ऊपर जिसने नौकरी की थी उसकी सीधी कर दी 46,300, और उससे कम वालों की थी 41,200, किसी की 42,000 थी, ठीक है नहीं। तो ये पेंशन थी। अब जो है ये एकदम से 5,000 का अंतर आ गया। अब जो है सूबेदार मेजर ने ऑनरी लेफ्टिनेंट की जो टर्म्स कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, वो थी पहले टर्म्स कंडीशन थी यहाँ पर दे रखी थी कि 1998 के अनुसार जो उसकी टर्म्स कंडीशन सिर्फ जो है 30 साल थी ये, ठीक है नहीं। ये जो टर्म्स कंडीशन थी ये 1973 से 30 ईयर्स, और सूबेदार मेजर के लिए 32 ईयर, और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट के लिए थी ये 30 साल, 21 to 30 साल थी। अब जो है जब ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को पे फिक्सेशन पर हुई तो उस समय जो है ये क्या हुआ कि जो लोग 32.5 साल नौकरी करके आए थे और लेफ्टिनेंट बन गए थे, लेकिन उनको पेंशन फिक्स की गई 41,200 ही, क्योंकि बोला गया है कि आपकी टर्म्स कंडीशन जो है वो 30 ईयर्स है। अब वो लोग जो है CP ग्राम में कंप्लेंट डाले और उसके पास काफ़ी उन्होंने तो उसका फ़ायदा हुआ, और अब जो है उसके लिए PCDA को झुकना पड़ा, और PCDA ने जो है उस गलती को सुधारा, और अब सबकी जो लेफ्टिनेंट है जो जिनकी टर्म्स कंडीशन कर दी है 33 ईयर्स, मतलब जो है अभी उनको 46,300 का फ़ायदा मिल गया जो 32.5 साल उससे ज़्यादा करके आए थे। तो इस प्रकार से जो है CP ग्राम में जाने का काफ़ी फ़ायदा है। और भी किसी की पेंशन अगर इस प्रकार से मतलब ये कर दिया कि जो जितनी सर्विस करके आया है उसके अनुसार से उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है नहीं। तो अगर और भी किसी की इस प्रकार से टर्म्स कंडीशन के अनुसार अगर उसको पेंशन कम मिल रही है तो अपनी CP ग्राम में कंप्लेंट डाल सकता है और उसके अनुसार उनकी टर्म्स कंडीशन को बदली किया जाएगा, ठीक है, किया जा सकता है। तो ये था, ये इसके अनुसार जो था ये टर्म्स कंडीशन जो है फ्लाइंग ऑफिसर की तो थी, जो एयरफोर्स के थी उसकी तो थी कि
33 साल तक, लेकिन आर्मियों के लिए थी सिर्फ 30 साल तक। तो इसलिए इसको बदली कर दिया गया है, ये टर्म्स कंडीशन ये पूरा अब इसलिए इसको बदली कर दिया गया है और इसको नया लेटर निकाल दिया गया है। ये देखो ये सारी टर्म्स कंडीशन ये, ठीक है नी। ये सब जब क्या था कि ये जो सारे यहाँ पर लोग गए थे वहाँ पर, ये सारे लोग जो है सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी और इनका दबाव पड़ा वहाँ पर। सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने पर उनका दबाव पड़ा ये, और दबाव पड़ने पर क्या हुआ कि ये लिखा है अभी देखो, रिवीजन ऑफ द पेंशन अंडर ORP 3 वेलफेयर 1/7/2024 सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट प्लीज रेफर द अबू साइटेड सीपी ग्राम्स। इन जो सीपी ग्राम में इन लोगों ने कंडीशन डाली थी तो उसके अनुसार बोलता है कि इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ORP विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024, मतलब जो है इनकी रिवीजन पेंशन जो है 1/7/2024 से हो जाएगी। हैज बीन डन कर दी गई है विद रिफरेंस टू एक्चुअल क्वालिफाइंग सर्विस एज सोन इन द कॉलम 1। जो उनकी एक्चुअल जो क्वालिफाइंग सर्विस थी जो कॉलम 1 में दर्शाया गया है उसके अनुसार उनकी कर दी गई है ये, ठीक है। ऑफ द टेबल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, ये सब्जेक्ट था और ये नंबर था सर्कुलर नंबर 555। और इन दिस कनेक्शन द मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड, अब उसको बढ़ा दिया गया है। और कंपोटेंट अथॉरिटी अप टू 33 ईयर्स, 33 साल तक कर दिया गया है इसको विद इफेक्ट फ्रॉम 23/5/2000 जो था उससे ही उस समय से ही कर दिया गया है इसको, ठीक है ना। द रिवीजन ऑफ द पेंशन, ये है द रिवीजन ऑफ द पेंशन अफेक्टेड पेंशन विल बी डन अकॉर्डिंगली। तो ये तो ज़्यादा ही उनके लिए तो ये कर दिया गया है। तो ये अच्छी बात खबर है, जो सूबेदार मेजर साहब जो है 32 साल करके आए हैं जिनको ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट मिली है तो उनके लिए अच्छी बात है, उनको अभी 46,300 मिल गया है, ठीक है ना। क्योंकि कई सूबेदार मेजर को तो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट करके आए थे उनको 36,000 मिल रहा था, उसके बाद उनका फिक्सेशन कर दिया 41,300 पर, लेकिन वो करके आए थे क्या 32.5 साल 33 साल, तो अब उनको क्या 46,000, तो कहने का 10,000 का फायदा उनको एकदम से हो गया है। तो ये वही लेटर है उसका रिवीजन ऑफ द, ये जो वही लेटर दिया हुआ है इसमें, ठीक है नी। और तो ये था आज के कुछ समाचार और कुछ आपके न्यूज़ जो जानकारियाँ थी। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है आपका। और आप खुश रहे, आपका दिन शुभ रहे और भगवान आपको खुशी रखे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कोई खास समाचार के साथ में। जय हिंद, जय भारत।